आज के एपिसोड में मनीषा जी डिस्कस करेंगी और हमसे शेयर करेंगी कि कोरियोग्राफी के कंपोनेंट्स वो किस तरह उन्होंने अपने प्रोडक्शंस के द्वारा एक्सप्लोर किया। आपने अपने मराठी ऑडियंसेस के लिए भी कुछ मराठी साहित्य लेकर और अलग अलग प्रकार के साहित्य लिखवा कर भी बहुत एक्सपर्ट से लिखवा कर भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, उनके बारे में हम जानना वो चाहेंगे। मराठी ऑडियंस ध्यान में नहीं रखा था। वो मेरे नृत्यालय का एनुअल प्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ ये बात मन में रखी थी। तो हमने बहुत सारे बैलेस किए पूरे एक एक घंटे के। तो मुझे 2 बैलेस की ज़रूरत थी। तो ऐसे ही राजस और मैं बात करते बैठ ऐसे ही सोचते थे कि क्या हो सकता है इसमें। तो हमारे मन में आया कि हम 2 बैलेस करेंगे। तो पहला जो बैले था उसका नाम था मी कळी मला फुलायचे और दूसरा था ध्यास मिनीचा। तो एक बच्चों के लिए था और एक बड़ों के लिए था। तो मी कळी मला फुलायचे में स्टोरी लाइन जो मैंने और राजस ने मिलके डेवलप की, लेकिन उसका सारा संगीत लिखा था, यानी काव्य उसके लिखे थे इलाही जमादार जी ने, जो बहुत बड़े शायर थे। तो उन्होंने सारे लिखे थे, वो स्क्रिप्ट बनवाया था और फिर इसका म्यूज़िक दिया था अजय पराड ने। और बहुत सारे लोगों ने ये गाया था। मेरे लिए सबसे महत्व की बात ये थी कि मेरे पास समझो 6-7 ग्रुप्स हैं, जो 7 लड़कियों से लेके 10 लड़कियों तक है, 12 लड़कियों तक है। तो मैंने उनको कैसे इस्तेमाल करना है इस एक ही बैले में, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। क्योंकि एनुअल था, वर्धापन दिन में तो हर कोई लड़की करती है, वहाँ सिलेक्शन वगैरह नहीं होता है, आज भी नहीं होता है। तो सारी लड़कियाँ उसमें अच्छी तरह से अपने अपने रोल में बिल्कुल फिट होनी चाहिए। फिर मैंने स्टोरी लाइन के हिसाब से ऐसे किया कि हमने ऐसे दिखाया कि एक बहुत रिच पाटिल जिनको बोलते हैं, गांव में जो रहते हैं, उनके घर में एक बेटी पैदा होती है। तो उस बेटी के नेमिंग सेरेमनी से इस प्रोडक्शन की शुरुआत हुई। तो उसको झूले में रख के एक झूला गाया जाता है जो बहुत ट्रेडिशनल होता है। तो वहाँ उस ज़माने भी मेरे पास 5-6 नॉट पेरेंट लेवल लेकिन बहुत समझो कि 30 साल की लड़कियाँ आती थी और जो बिगिनर्स थी। तो उनको मैंने बिल्कुल अच्छे खासे 9 यार्ड साड़ी और बिल्कुल वो गेटअप दिया कि जिससे वे लगेगी कि वे क्या बोलते हैं अपना विलेज से है, गांव से है और इस नेमिंग सेरेमनी में बहुत जज जाएंगी वो। तो वो नेमिंग सेरेमनी का पहला सीन हो गया। फिर नेक्स्ट वाज वो बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई, समझो 5-6 साल की हो गई। तो ये 5-6 साल की जो लड़की थी वो अपने बैच में सबसे सुंदर करती थी। और जो हमने पहले बात की कि जो अच्छा करना चाहता है उसको उस हिसाब से, उसके मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से उसको मिलना चाहिए। तो उसको सोलो रोल दिया उस छोटी बच्ची का और वो उसको दिखाया कि वो कैसे नेचर को फॉलो कर रही है। कि वो अगर सूरज को भी देखती है तो हाथ यहाँ रख के वो ऐसे देखेगी, या तो पानी को देखती है तो ऐसे देखेगी। जनरली कोई पानी ऐसे से नहीं दिखता है, मान की गर्दन की जो डोल से सिर्फ ऐसे देखेगा या सिर्फ ऐसे देखेगा। तो उसमें कुछ डांस का है, ये मुझे एस्टैब्लिश करना था। तो उसका रोल था कि बस यहाँ जाओ वहाँ जाओ। लेवल्स मैंने तब इस्तेमाल करना शुरू किया था। तो लेवल्स में जाओ, ऊपर से कूदो। तो ये सब सारा बहुत ग्रेसफुल हुआ था, आम हुआ करता था, आम 5-6 साल के लड़की या लड़कों से अलग। मेरे पास लड़के नहीं थे तो और 2-3 लड़कियां भी उसके साथ खेल कूद रही थी। तो उसके बाद थर्ड शॉट था कि लड़की बड़ी हो गई है और वो हिरन की दौड़ या तो मयूर की चाल या तो पंछियों की गूंजन, इसका कुछ इमिटेट कर रही है।
या तो स्वर से और या तो हस्तक से। तो उसको बहुत देख के कुछ इमिटेट करना है, ये उसको अच्छा लगने लगा था। और ऐसे ही एक एक स्टेप करके, जैसे कि बच्चों को आनंद होता है तो वो कैसे एक एक पैर पे नाचते हैं, उस तरह से उसका था। 4 सीन 4 उसी विलेज में एक, उस ज़माने में ये एग्रीकल्चरल टूर वगैरह नहीं था, लेकिन मैंने लाया था। पता नहीं कैसे, अभी मुझे याद आ गया कि उस ज़माने में तो नहीं था, लेकिन पिकनिक के लिए एक कॉलेज का ग्रुप आता है और उनके साथ उनकी प्रोफेसर होती है। तो वहाँ पे वो आते हैं, अपना टेप रिकॉर्डर चलाते हैं और एक टेप रिकॉर्डर के गाने के हिसाब से एक मॉडर्न डांस शुरू करते हैं। तो ये लड़की कहती है, ये बच्चा, कि ऐसे मुंह करके, ये मुझे नहीं अच्छा लगा, ऐसे करती है, ऐसे देखती है, ऐसे करती है। तो वो जो प्रोफेसर होती है वो बच्चों को भी अपना संभालती है और इसकी तरफ भी उसका ध्यान जाता है, तो उनको रोकती है और कहती है, बच्चा तुम ऐसे क्यों मुंह कर रहे हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगा इन लोगों का डांस? तो ये बोलती है कि नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो फिर वो प्रोफेसर कहती है कि फिर दिखाओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तो वो हिरन जैसी कूदती है, तू मयूर की चाल दिखाती है। तो वो प्रोफेसर कहती है कि इसको तो शहर में ले जाना है, इस बच्ची में कुछ डांस की जो है बीज, उसको बिल्कुल बड़ा करना है। तो फिर वो उसके माता पिता को मिलती है और बच्ची के, और फिर उसको वो हाँ कहते हैं और शहर में आती है वो जब उस प्रोफेसर के साथ। तो वो प्रोफेसर इसकी गॉड मदर बन जाती है। फिर सिलसिला चालू होता है। फिर वो प्रोफेसर मैडम उस बच्ची को लेके शहर में आती है और स्कूल में भर्ती कराती है। फिर अब मुझे चाहिए था कि मेरे 2-3 ग्रुप्स थे, तो मैंने दिखाया कि स्कूल का गैदरिंग है, तो गैदरिंग में से प्रेजेंटेशन हो रहा है और बच्ची को अभी अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है। तो एक ऐसी अच्छी खासी टीचर लगने वाली एक मेरी स्टूडेंट थी, वंदना करके, उसको मैंने टीचर बनाया कथक की। और वो फिर थोड़ा सा उसके क्लास में थोड़ा सा दिखाया। फिर ऐसे हुआ कि गैदरिंग में एक फोक दिया प्रेजेंटेशन का, ताकि वो गैदरिंग लगे, और उसके बाद फिर तराना दिया कथक का, ताकि ऐसे लगे कि वो छोटी बच्ची अब कथक में रुचि लेने लगी है और उसको नृत्य सीखने को मिल रहा है और उसको वो अच्छा लगने लगा है। उसके बाद फिर वो बड़ी होती है, उसके कॉलेज में भी एक ऐसे ग्रुप को वो समझा पाती है कि कैसे शास्त्रीय नृत्य ही सब नृत्यों की पहली स्टेप है। एक छोटे से ऐसे इंसिडेंस से वो बताया, और फिर उसके बाद ऐसे बताया कि उसका एक फ्रेंड होता है जो उसका प्रियकर है, उसका एक्सीडेंट होता है और वो शॉक वो सह नहीं पाती और उसके पैरों से बिल्कुल वो पैरालिटिक अपाहिज हो जाती है। अपाहिज हो जाती है और वो चल नहीं पाती, कुछ नहीं, वो पैर नहीं हिला पाती, कुछ नहीं। तो फिर मैंने व्हील चेयर लाई स्टेज पे, और उसकी जो डांस टीचर रहती है वो हर तरह से उसको पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश करती है, हर तरह के एक्सपीरियंसेस उसको फेस करने के लिए बोलती है और वैसे वैसे सिचुएशंस बनाती है, लेकिन ऑल इन वेन। फिर ये डांस टीचर और जो प्रोफेसर मैडम एक प्लान करके कंपटीशन अरेंज करते हैं डांस की, सोलो डांस की, और फिर इसको बोलते हैं कि तुम, अब जाहिर है तुम तो डांस नहीं कर पाओगी, लेकिन तुम देखने के लिए तो चलो कम से कम। तो उसको लेके कंपटीशन तक लाते हैं। तो मैंने किया कि जो मेरी अच्छी करने वाली लड़कियां थी परफॉर्मर, वहाँ उनको एक रचना देके ऐसे बताया कि ये ऐसे सोलो डांस की कंपटीशन चल रही है। फिर उसके बाद जब वो चल रहा है तब मैंने दिखाया कि स्टेज पे वो उसके पैर थिरकने लगते हैं, मैं कर रही थी। हाँ, तो मैंने ऐसे दिखाया कि मेरे पैर थोड़े थोड़े हिलने लग रहे हैं,
या तो मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ या तो उस डांस में इन्वॉल्व हो रही हूँ, यानी कि वो लड़की को कुछ डांस का जो सब छूटा हुआ था गए वो कुछ लौट सालों रहा में, है, वो लौट वो रहा है। लौट आ रहा है। तो उसके बाद शी ट्राइज टू स्टैंड, और जैसे ही वो खड़ी होती है, ये दोनों उसकी गॉड मदर और डांस टीचर दोनों उसके बाजू में आते हैं और कहते हैं, व्हीलचेयर पीछे के पीछे ले जाने के लिए कहते हैं किसी को, एंड देन शी डांसेस देयर एंड शी कम्स बैक इनटू डांस। यहाँ पे एंड किया था। सुंदर। या और इसी के साथ साथ आप बता रही थी कि दूसरा बैले जो आप है वो बच्चों के लिए आपने हाँ, उसका सृजन क्योंकि किया था। एक ही वर्धापन दिन के 3 घंटे में मुझे सारे स्टूडेंट्स को शामिल करना था। शामिल कराना था। तो दूसरा जो बैले था उसका नाम था ध्यास मिनीचा। तो एक मिनी करके छोटी लड़की होती है और उसको ध्यास होता है, ध्यास माने हर बार एक चीज़ के लिए सोचना। तो उसको ऐसे होता है कि उसको चांद पर जाना है, ये उसका बहुत एक विश था। मन से वो चाहती थी कि मुझे चांद पे जाना है। तो अपने हाँ, तो बस यहाँ भी मैंने फिर से वही किया कि कौन कब आता है, कौन किस ग्रुप से, हाइट की वजह से, एज के हिसाब से सेट होता है, वैसे ग्रुप्स पहले तैयार किए। तो एक जो पहला ग्रुप था वो था पार्क में खेलने वाला। तो सारे वो जो स्लाइड वगैरह, फिर झूला, सीसॉ, जंगल जिम, ये सारा मैंने बच्चों से ही दिखाया। तो बहुत मज़ा आया, बच्चों को करने में भी मज़ा आया और मुझे उनको सिखाने में भी मज़ा आया। क्योंकि सीसॉ के लिए तो जब ऊपर जाते तो एक छोटी सी जंप होती है ऐसे, उस उतनी बारीकियों के साथ हमने वो प्ले पार्क जो था वो एस्टैब्लिश किया। तो वहाँ ये आती है और थकती है, और जबकि उसका छोटा भाई नहीं आता है, वो अपने ममा के गोद में सो जाती है। ये हो गया पहला शॉट। दूसरा शॉट में दिखाया कि वो एक बड़ा सा बलून आता है। तो हमने बहुत सारे बलून्स लाए थे, यानी कि बलून सेल करने वाला लाया था, सब बड़े 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 बलून्स जो गैस के थे। उस ज़माने में अलाउड नहीं था, इससे बड़ा शायद अलाउड नहीं था, लेकिन हमने मैक्सिमम बड़े वो गैस वाले लिए थे। और फिर ऐसे था कि वो सबको बलून देता है, उनके जो भी पार्क में रहते हैं वो पैसे दे के खरीदते हैं। और फिर ये वो देखती है और सो जाती है, इसके पास बलून नहीं होता है। लेकिन नेक्स्ट शॉट में वो बलून को लेके ऊपर जा रही है, वो स्पेस में जा रही है जहाँ उसको जाना है। तो वो मिलती है चंदा मामा से और चंदा मामा को कहती है कि मुझे एक सारी चीज़ें जो आपके पास है वो सारी दिखाइए। तो चंदा मामा कहता है ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा, मेरे यहाँ है ही नहीं कुछ दिखाने के लिए। लेकिन फिर वो कन्विंस होता है चंदा मामा और उसको एक एक जगह ले जाता है। तो ये सारी जगह है तो ऐसी थी कि एक जगह में बहुत सारी वनस्पतियाँ थी अलग अलग तरह की। तो बच्चे ग्रीन कॉस्ट्यूम पहन के हाथ से दिखा रहे थे। फिर एक जगह थी कि वहाँ बिल्कुल ट्राइबल जैसे लोग थे। चंदा मामा के यहाँ भी बहुत सारे लोग थे तो बिल्कुल ट्राइबल वाले लोग थे। तो फिर एक फोक डांस भी हो गया बच्चों का। मेरा ये गए 45 साल में ये बिल्कुल पॉइंट रहा है कि एक बैच, कम से कम एक बैच फोक डांस करे। इसके पीछे मेरी सोच ये है कि फोक डांस करने से आप अंदर से उत्स्फूर्तता को बाहर ला सकते हो। आपको कुछ इनिबिशन है तो वो छोड़ के आप बाहर आ सकते हो। तो एक बैच, तो एक ग्रुप मैंने ऐसे सोच के रखा था, वो जो ट्राइबल डांस करने के लिए, जो ऐसे छुई मुई सी लड़कियां थी उसमें, तो वो थोड़ा उसमें से बाहर आ जाए और वो करे, इसलिए वो डांस। फिर वो बच्ची को लेके चंदा मामा और ये बच्ची जहाँ भी जाते हैं, मिनी तो जहाँ भी जाते हैं चंदा मामा ले जाता है। तो ये 2 गुड़ी गुड़ी हो गया। तो फिर तीसरा था एलियंस का था। तो मैंने उनको वैसे ही फ्लोरोसेंट कलर दे दिया और हाथ में कुछ प्रॉप दे दिया। तो कभी लाइट्स में वो सिर्फ फ्लोरोसेंट कलर ही दिखता था, कभी वो उनके फेसेस और कैजुअल जो भी पहना था वो दिखता था। तो ऐसे करके उसमें मिनी को ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन में डाल दिया कि वो घबराती भी है और वो क्यूरियोसिटी से देखती भी है कि ये क्या हो रहा है।
और फिर ऐसे ऐसे आहिस्ते चलते चलते वो सारे एलियंस इसकी तरफ आते हैं। तो वो बिल्कुल अपनी मम्मी के गोद में ए चंदा मामा नको नको करते करते वो जाग जाती है। तो ये हाँ। सारा उसका सपना सपना होता था, है। बिल्कुल। तो ये ऐसे एक किया था जिसमें सारे छोटे थे, पहले वाले में सारे बड़े थे, और बहुत अच्छा रहा, सबको बहुत पसंद आया। मैं फिर से ऋतु चक्र की तरफ बढ़ना चाहूँगा। हाँ। और ये अंडरलाइन करना चाहूँगा कि आपका जो कॉस्ट्यूम का डिज़ाइन है और आपकी जो मेकअप की एक सोच है, हम देखते हैं कि पिछले 30-40 साल में पूना में इस डिज़ाइन को अनऑफिशियली लेकिन सभी लोग अच्छी तरह से बिल्कुल। इंस्पायर होते हैं। करेक्ट। तो आप किस तरह कॉस्ट्यूम पर सोचती हैं, कॉस्ट्यूम के मटेरियल, फैब्रिक, कलर कॉम्बिनेशंस, और वो भी जब ग्रुप रहता है तब, जब सोलो रहता है तब, जब ड्यूएट रहता है, बिल्कुल। और मेकअप पर भी? बिल्कुल। जैसे कि मैं मुंबई में थी ना, मैं मेरी माँ की वजह से थिएटर करती थी स्कूल में जब थी, और पहले 2 साल जहाँ एक्सटर्नल जब करती थी तब। तो मेरा पहला प्रोडक्शन था उंबरठ्यावरी माप ठेवी लेकर के मराठी ड्रामा। तो दूसरे दिन दूसरे प्रयोग के दरमियान ही मेरे मामा ने मुझे बताया कि मेकअप मन के यहाँ जाके हर बार मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे सीखो क्या करना है, उनसे पूरा लिस्ट ले लो, मैं सब ला के दूँगी तुमको, और तुमने खुद ने मेकअप करना शुरू किया है। मेरा आई मस्ट बी 13 और 14 देन, 14 थी शायद मैं। तो मैंने सब लिखा और ये भी लिखा कि पहले क्या करना है, फिर बाद में क्या करना है, ऐसे पूरा लिखा। तो मेरी मम्मा ने जिस दिन प्रोग्राम था उसके पहले सुबह मुझे बोला कि चलो करो मेकअप अपना अपना, दिखाओ मुझे कैसे कर रही हो। और उस ज़माने में पेस्ट मेकअप था। हाँ, पेस्ट मेकअप था उस पेस्ट समय, मेकअप हाँ। पहले, फिर पैनकेक, हाँ, बहुत सारे लेयर्स या। हुआ करते थे। वैसे ही मैंने सीखा पहले। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि जब हम खुद मेकअप करते हैं तो एक अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से करते हैं तो ज़्यादा नेचुरल की तरफ हो जाता है, चाहे रुझान रहता स्टेज है, के हाँ। लिए हो चाहे कैमरा के लिए हो। ये सब मुझे बताया गया, कैमरा का तो पहले कुछ पता नहीं था, लेकिन पहले मेकअप करना सीखा और मेकअप करना शुरू किया। तो वो तो बिल्कुल पक्का मेरे मन में था कि मेरी कोई लड़की मेकअप मन से मेकअप नहीं, जरूर मेकअप सीखेगी, बिल्कुल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो खुद शी करेगी। हैज टू डू इट ऑन हर ओन। स्वावलंबी होना। बिल्कुल, उसने खुद ने ही अपना मेकअप करना है। तो मैं सीखी बाबा वर्दम जी से। आपने शायद उनका नाम भी नहीं सुना होगा। ये वी शांताराम प्रोडक्शंस के लिए, सिनेमा के लिए बाबा वर्दम मेकअप करते थे, और बाद में इन सारे थिएटर ड्रामा प्रोडक्शंस के लिए भी करते थे। तो उन्होंने मुझे इतने मन से मेकअप करने को सिखाया, और जैसे कि मेरा मेकअप होता था मैं उनके सामने जाके खड़ी रहती थी और पूछती थी, बाबा बताइए क्या करना है, क्या गलत है। तो अगर कुछ गलत है तो वो ठीक कराते थे, अगर अच्छा है तो कहते थे अच्छा है। तो इससे मुझे बड़ा बूस्टिंग मिला। और मम्मा तो सुबह करने के लिए कहती थी, तो उससे प्रैक्टिस भी हो गई। तो जैसे कि एक मैंने बिल्कुल जो देखा था पूना में, तो मेकअप पे काम नहीं होता था, सिर्फ आईलाइनर थोड़ा, या कभी कभी आईब्रोज, कभी कभी लिपस्टिक, ऐसे कभी कभी वाली बातें मैं देखा करती थी। और फिर मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। और जब से मेरा एनुअल शुरू हुआ, पहले साल से मेरी सब लड़कियां फाइन मेकअप करके थी। पहले बाबा साठे करके एक पूना के बहुत बुजुर्ग मेकअप आर्टिस्ट थे, वो पहले मेकअप करते थे, सिखाते थे। तब तो सिखाते नहीं थे, पहले 7-8 साल कहाँ कौन सीखेगा। जबकि परफॉर्मेंसेस में मेरे साथ करना शुरू किया बच्चों ने, तब बच्चों ने सीखना शुरू किया। लेकिन फिर भी बाबा साठे करके मेकअप मैन थे, अनंता जोशी करके मेकअप मैन थे, और उसके बाद ये सारे साल माधव थत्ते करके एक मेकअप मैन थे, और प्रभाकर भावे जी। तो इन सारे ग्रेट मेकअप आर्टिस्ट हमारे बच्चों के लिए मेकअप करने के लिए हम इनवाइट करते थे। उससे बड़ा फ़ायदा हुआ, बच्चों को भी लगा कि मेकअप से हम कितना सुंदर लगते हैं, पेरेंट्स को भी लगा कि मेरी बेटी कितनी साफ सुथरी और कितने उसके एक्सप्रेशंस भी बाहर आ रहे हैं। अगर एक्सप्रेशंस नहीं भी है लेकिन फिर भी
फेस कितना प्लेजेंट लग रहा है। और जो आम जनता थी, जो सिर्फ प्रेक्षक थे, उनको भी एक तरह से एक स्टैंडर्ड देखने को मिला मेकअप का। उसी से सिलसिला चालू हुआ कि पहले कॉस्ट्यूम्स का। तो मैंने पहले कॉस्ट्यूम्स जो अपने डिज़ाइन करना शुरू किया, वो मैंने बताया कि अशोक मास्टर जी सीते थे। तो स्टेज का बैकड्रॉप उस ज़माने में नेवी ब्लू रहता था ज़्यादातर, और वो कभी नेवी ब्लू ऐसे पुराने पुराने होते होते नेवी ब्लू फीका टू पड़ ग्रे जाता था। हाँ। ऐसे हो जाता था फीका पड़ने से। तो मैं हमेशा बैकड्रॉप का विचार विचार करती थी। करके फिर अपना कॉस्ट्यूम का करती थी। तो तब से मुझे ऐसे है, थोड़े ब्राइट कलर्स मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो स्टेज पे अच्छे लगते हैं, ऐसे मेरा मानना है। और उस ज़माने में बैकलाइट या सिलुएट या हम लोग इस पे क्या छोड़ते हैं, साइक्लोरामा, ये कुछ नहीं था। तो सिर्फ फ्रंट लाइट्स ज़्यादा यूज़ करते थे, कभी कभी पार्स बिल्कुल साइड से। तो इसमें क्या अच्छा लगेगा ये सोच के ये लाइट्स का जो कलर्स का जो है सिलेक्शन वो होने लगा। बच्चों के लिए ऐसे था कि बच्चे तो ट्रेडिशनल कथक के नहीं सी पाएंगे, यानी कि सीने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर मैं हर साल उनको नया नया आइटम दे रही हूँ तो फ़ायदा नहीं है। तो उनके हिसाब से सलवार कमीज़ में ही कुछ नए नए चेंजेस करके, पैटर्न करके, पैचेस अलग अलग तरह से, जरी का काम अलग अलग तरह से, इस तरह से मेरा अभ्यास बढ़ता गया। और कभी ऐसे भी लगने लगा कि ये अच्छा लग रहा है ज़्यादा, ये नहीं हो रहा है, लेकिन ये खुद का सिर्फ अभ्यास से ही बढ़ गया। यहाँ किसी ने कुछ नहीं सिखाया, लेकिन हमारे घर के क्रिटिक तो ज़रूर बताते थे कि ये कलर बाद में फिर से कभी मत यूज़ करो, ये बहुत डल रहा लग रहा था। तो ऐसे सोच के भी उसको मैं एक बात बताऊं, कभी मैंने ये मेरे घर के 2 क्रिटिक्स को, राजस को और मेरी माँ को, कभी आर्ग्यू नहीं किया। ये शायद मैंने कहा होगा पहले, बार बार मैं इसको दोहराती रहूँगी क्योंकि इससे मेरा बहुत फ़ायदा हुआ। उस वक्त मुझे ऐसे लगता था ज़रूर कि अरे ये तो कलर मैंने इतना सोच समझ के चुन के लाया है, ये कैसे बुरा लगा होगा। लेकिन मुझे मेरे अंतर मन में ये पूरा पता था कि ये दोनों लोग ही बाहर बैठ के देखते हैं, तो उनको पता है कि क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं लग रहा है। तो ये ऐसे आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू हुआ। एक कोरियोग्राफी थी, ऐसे कलर्स के बारे में बोल रही हूँ, कलर्स करके उसका नाम था। तो 9 लड़कियों ने वो की थी और 3 अलग अलग कलर्स के मैंने चुने थे और 3-3 लड़कियां एक कलर्स की, और जैसे कलाडियोस्कोप होता है उस तरह से उनको घुमाया था। तो बाद में जैसे कि मैंने मेंशन किया कि कलाडियोस्कोप करके मैंने और भी एक आइटम किया था। हाँ। लेकिन उसमें मैंने शायद 12 से ज़्यादा लड़कियां की थी, 15 से ज़्यादा लड़कियां की उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो मुझे ऐसे लगता है कि अनुभव से ही प्रगल्भ होती है। उसके लिए एक आय का एंगल का होना बहुत, और उस तरह के विचार का, सोच का होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, और आप इस मामले में आप ट्रेंड सेटर रहीं, क्योंकि मनीषा नृत्यालय में जिस तरह के कलर कॉम्बिनेशंस और डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं, वहाँ वो एक ड्यूरेशन के बाद पुणे के हर इर्द गिर्द संस्थाओं में उनके प्रोडक्शंस में देखने को मिले। सब लोग ऐसे ही कहते हैं और मेरा भी मानना ये है, क्योंकि मैंने सालों साल उसको ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। बिल्कुल। कि कैसे बदलता गया पुणे का, कि चोटी लगानी है तो कहाँ तक चोटी अच्छी लगती है, अगर आपको बंद करना है तो वो कितना बड़ा होना चाहिए, कि आप अगर गजरा डालते हो तो अगर इतना बड़ा डालोगे तो नेक के अंदर गजरा से सब खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो नेक के आजू बाजू से गजरा दिखाई देना चाहिए, ताकि एक वो अलग सा हाईलाइट कराता है फेस को। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हम करते रहे, हम और जानबूझ के नहीं करते गए, ये मेरा अभ्यास ही था। आप क्या एक बात मेंशन करना चाहूँगा, मनीषा नृत्यालय के स्टूडेंट्स का हेयर डू एक ब्रांड और एक ट्रेडमार्क है, उसकी क्या स्टोरी है? वैसे स्टोरी नहीं है, वो क्या होता था ना परिमल, कि हम लोग गजरा ऐसे राउंड करके, बड़ा गजरा राउंड करके लगाते थे, तो हर बार कम से कम एक लड़की का एक बाजू से छूटता था और वो बहुत खलता था, उससे मैं बहुत दुखी हो जाती थी। तो मैंने बोला इसमें कुछ आइडिया करनी है।
मैंने जब गजरा लगाना शुरू किया तो तुम बिलीव नहीं करोगे, एक गजरा राउंड करके यहाँ और एक गजरा राउंड राउंड करके चोटी तक। तो इतना हेवी हो जाता था, उसको संभालते संभालते कहाँ डांस करोगे, ये आहिस्ते आहिस्ते समझने लगा। तो मैंने आइडिया किया कि मैंने पहले एक कैनवास का सर्कल लेके उस पर फूल रख के कहा, ये सब वो 87 के बारे में करना शुरू हुआ विचार, यानी कि जब पहली फॉरेन टूर थी। हाँ। तो नहीं 83 में, आई एम सॉरी, होली के लिए ही हुआ ये। तो पहले वो उसमें फूल करके बाहर से वो गजरा जैसे ही दिखता है, तो एक तय हो गया। फिर मैं देखती थी कि बहुत सारे लोग गजरा लगाते भी है, फिर वो बाद में सूख जाता है, फिर उसके सब इर्द गिर्द वो गिरता है, उसकी सारी कलियां और फूल। तो इससे कुछ करना है, तो वही ऐसे लाइट क्रीमिश कलर की, जैसे कि ऊपर वाले गजरे को मैच होने वाली फ्लावर्स ढूंढ के लाए रविवार पेट से, यहाँ पूना से, और उसमें एक फिर डिज़ाइन दिया कि एक फ्लावर फिर मोती से गैप, फिर एक फ्लावर फिर मोती से गैप। और वो मुझे बहुत खुशी है कि मनीषा नृत्यालय के सारे स्टूडेंट्स और उनके स्टूडेंट्स और उनके स्टूडेंट्स, यानी चौथी पीढ़ी भी आज वही कर रही है। एक बहुत ही अच्छा सिग्नेचर है वो। बहुत, क्योंकि कहीं भी लोग जाते हैं तो कहते हैं ताई आपकी लड़कियां आई थी। मैंने बोला आपने कैसे पहचाना? तो वो हेयर स्टाइल से पहचाना। तो डांस से तो पहचानते ही, ऑब्वियस है, लेकिन हेयर स्टाइल, आइडेंटिटी और विजुअल आइडेंटिटी भी कितनी महत्वपूर्ण है। जी। तो प्रोडक्शन का ही ये सफ़र जारी रखते हैं, और मुझे आपकी चक्र या व्हील पर आपने प्रोडक्शन जो किया है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ, वो जो सेमिनार्स के लिए एक परफॉर्मेंस देना, ये जब सिलसिला चालू ही था, तो ARAI के लिए हमने व्हील करके एक प्रोडक्शन दिया। तो उसमें बिल्कुल चक्र के उगम से आज तक व्हील कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ उसमें भी 12-15 लड़कियाँ थी। अब क्या होने लगा कि ऐसे अगर कुछ प्रोडक्शन करना है तो मेरे स्टूडेंट्स से भी कुछ इनपुट्स मिलने लगे, मेरे स्टूडेंट्स बड़े होने लगे, तो ये सारे इनपुट्स लेके एक परिपक्व और ऐसे फिनेस से भरा हुआ एक प्रोडक्शन तैयार होने लगा। इसमें भी शायद हमने लाइव इंस्ट्रूमेंटेशन ही यूज़ किया था। इसमें भी अब तक हम रिकॉर्डेड म्यूज़िक पे नहीं आ रहे, सोचना ही पड़ेगा कि कौन से साल से हम रिकॉर्डिंग म्यूज़िक तक आए। तो ये व्हील का भी बहुत अच्छा रहा। सब ऑटोमोबाइल्स के पूरे भारत से और पूरे दुनिया से लोग आए थे, तो थोड़ा इंग्लिश में कमेंट्री करके सब लोगों तक ये कथा अच्छी तरह से प्रस्तुत की और सराही गई। रिकॉर्डिंग का के मद्देनज़र रखते हुए, रिकॉर्डिंग का ही संदर्भ लेते हुए, आपसे मैंने सुना है कि आपने पहले स्पूल्स का भी एक्सपीरियंस देखा है, और उस ज़माने का स्टूडियो रिकॉर्डिंग मुंबई का, और फिर बाद में पुणे में मॉडर्न रिकॉर्डिंग का। ये इस ट्रांजिशन के बारे में आप ज़रा बताएं। ओके, विथ ऑल योर स्टोरीज। वेरी नाइस क्वेश्चन परिमल। I have to go long way back till 69 again. Yes. जैसे कि मैं गोपी जी के साथ सिंगापुर गई और वापस आई, तो ये एडनबरो का इनविटेशन मुझे आ गया, और फिर मम्मी ने गोपी जी से बोला कि जो भी आइटम्स आप चाहते हैं इनको रिकॉर्ड करके दीजिए। तो फिर गोपी जी के सारे म्यूजिशियंस, तो रामजी भैया थे पखावज के लिए, फिर विनोद मास्टर जी थे सतार के लिए, गाने के लिए मदन शर्मा करके थे, तबले के लिए शायद रिकी भैया या बिरजू भैया थे, पढ़न के लिए गोपी जी थे, और फिर हमारे चंडा बजाने के लिए पन्नीकर भैया थे। ये सारा ग्रुप था, और मीनू कातरक जी के यहाँ ये रिकॉर्डिंग होने वाला था। तो जहाँ एड्रेस बताया वहाँ मेरे माँ पिता और मैं टैक्सी से गए, और घुंघरू मत लाओ ऐसे मुझे कहा गया था। तो गोपी जी बोलते गए चलो सरस्वती वंदना करो, पैर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो मैंने सरस्वती वंदना किया, बिल्कुल प्रोग्राम जैसा। ये सारे म्यूजिशियंस गाते रहे, मैं करती रही। चलो अब टेक करेंगे, मनीषा ऐसे ही करते रहो। फिर से दूसरी बार सरस्वती वंदना, वो तो 6-7 मिनट की थी, वो ठीक था।
फिर पूरा ताल, पूरा त्रिताल और पूरा धमार विदाउट साउंड। हाँ, विदाउट साउंड। पैर की आवाज़ भी नहीं आनी है, मैंने बिल्कुल मूव भी नहीं करना है, लेकिन मैंने सारे हस्तक करना है, बीच में मैंने ठहराव भी देना है, ये सारी चीज़ें मैंने करनी है। तो अगर मैं प्रिपेयर्ड हूँ बोल करने के लिए और अगर म्यूजिशियंस नहीं है तो एक आवर्तन एक्स्ट्रा। तो ऐसे उसको कुछ नियम नहीं था कि 2 ही आवर्तन बीच में रखेंगे या 4 रखेंगे। आजकल तो मैं वल्लरी को बताती हूँ कि वल्लरी यहाँ 4 है लेकिन मुझे 8 करके दे दो। हाँ। तो बस वो तुरंत करके देती है बिल्कुल। मुझे। लेकिन ऐसे नहीं हुआ करता था मुझे, यानी कि वो अब शुरू हुआ, ताल हो गए ऐसे, इसी तरह से एक बार पूरा मैंने करना है, फिर टेक साउंड ट्रैक, फिर दूसरा बार मैंने करना है। तो ऐसे सारे आइटम्स, करीबन 2 घंटे की प्रस्तुति और मैं 4 घंटा खड़े की खड़ी थी। तो वो होने के बाद हम लोग जहाँ रिकॉर्डिस्ट बैठते हैं, मीनू कातरक जी थे, तो वहाँ गए। तो वहाँ सारे पीछे सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट, डांस फिल्म स्टार्स सब और फिल्म सब, स्टार्स, और जिनको मैं जानती थी, यानी कि मैंने देखा था मोहम्मद रफ़ी, महेंद्र कपूर, आशा ताई, लता ताई, ये सारे लोगों के फ़ोटो मीनू कातरक जी के साथ। तो मैंने बोला वाह, ये सारे लोग यहाँ आ चुके हैं। तो बाहर जाके किसी ने मुझे बोला कि ये मीनू कातरक जी द ओनली पर्सन है जिनके यहाँ रिकॉर्डिंग करने के लिए हर कोई तरसता है। एक बार अगर मीनू कातरक जी का रिकॉर्डिंग हो गया उनके स्टूडियो में तो मानो फाइनल एकदम अच्छा ही बन के बाहर आएगा।